हेलो एंड क्रिप्टो की ताज़ा खबर में आपका फिर से स्वागत है। और जो आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट खबरें ये हैं कि जो कल रात जो कन्फ्लिक्ट है इसराइल के अंदर वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गाज़ा के ऊपर जो अंदर जो हॉस्पिटल है उसके अटैक के बाद जो पूरी दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स है वो एकदम बदल के रह गई। और कल के कन्फ्लिक्ट का जो असर है वो बहुत ज़्यादा गहरा गया है और इसके बाद माना ये जा रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो देश हैं, खासकर जो अरब नेशंस हैं, उनकी बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही है। काफ़ी सारे देशों जो है वो उनके रिएक्शंस आ रहे हैं। तो कल के बाद जो है, कल रात जो ये एपिसोड हुआ उसके बाद काफ़ी सारी जो हलचल है पूरी दुनिया में, इसका बहुत मेजर जो है वो इम्पैक्ट है। तो इस इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के ऊपर किस तरीके के इसके इम्पैक्ट्स हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो इज़राइल और हमास की जो भी ये लड़ाई चल रही है और इसके ऊपर जो हॉस्पिटल के ऊपर जो अटैक हुआ, तो इसमें ईरान का ये कहना है कि इस्लामिक कंट्रीज़ को, जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं, जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, राइट? इसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इसको ये बोला गया है कि हमें ऑयल एम्बार्गो करना चाहिए इज़राइल के अगेंस्ट। ऑयल एम्बार्गो का मतलब ये है कि ऑयल का जो बैन है, वो कर देना चाहिए कि हम ऑयल की सप्लाई नहीं करेंगे इज़राइल को। तो अगर एम्बार्गो की बात हो रही है और अगर इज़राइल के ऊपर अगर बैन होता है ऑयल का, तो उसके साथ साथ जो उसके अलाई नेशन है, जो कंट्रीज उसके साथ हैं, इज़राइल के साथ हैं, उनके साथ भी कन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है, जो ऑयल का एम्बार्गो की जो बात हो रही है, इसका एब्सोल्युटली एकदम जो असर हुआ वो ऑयल के ऊपर हुआ। और आप ऑयल के ऊपर इसका असर देख सकते हो। 93 डॉलर पर बैरल जो है वो ये पहुंच गया है। करीब 6 से 7% का इंक्रीज देख रहे हैं हम कुछ ही दिनों के अंदर। ऑयल को इतनी तेजी से ऊपर नीचे नहीं होता है, लेकिन ऑयल के ऊपर जो हमने कल देखा, 93 डॉलर पर बैरल ये पहुंच गया है। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर तेल महँगा होगा, तो तेल के महँगे होने के बाद या गैस के महँगे होने के बाद इसका एब्सोल्युटली एक असर दिखेगा आपको पूरे दुनिया पे। पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन है, वो ड्राइव होगी, क्योंकि अगर तेल महँगा होगा, तो तेल के बाद ट्रांसपोर्टेशन महँगी होगी। जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन महँगी होगी, तो जो चीज़ें आम जो इस में आम ज़िंदगी में जो इस्तेमाल डेली बेसिस पे जो चीज़ें इस्तेमाल करने की जो ज़रूरत होती है, उन चीज़ों में भी आपको महँगाई दिखेगी, क्योंकि अगर चाहे सब्ज़ी है, चाहे वो कोई भी आपकी जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन अगर महँगी होगी, तो डेफ़िनेटली उसका इम्पैक्ट आपके इन्फ्लेशन पे और हर चीज़ पे देखा जाएगा। और ये पूरी दुनिया के अंदर ये माना ये जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकता है। तो इधर हम देख रहे हैं कि ऑयल के ऊपर इसका क्या असर होगा। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो यूएस के अंदर अचानक क्या हो रहा है कि जो अमेरिका, जो वहाँ का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, उसके अनरियलाइज्ड लॉसेस जो है वो 131 बिलियन यूएस डॉलर हो गए। एक अनरियलाइज्ड लॉसेस का मतलब ये होता है कि सपोज करिए, मैं आपको इसको एज एग्जांपल्स के तौर पे बताता हूँ। आपने 5 लाख रुपए का घर लिया सपोज, और किसी प्रॉपर्टी के कुछ कारणवश प्रॉपर्टी मार्केट में या रेगुलेशन की वजह से आपके 5 लाख रुपए का घर 4.5 लाख रुपए का रह गया या 4 लाख रुपए का रह गया। अभी आपने घर बेचा नहीं है, लेकिन मार्केट में आपने 5 लाख का लिया था और उसकी वैल्यू, करंट वैल्यू 4 लाख की है। अभी आपने क्योंकि बेचा नहीं है, तो वो रियलाइज्ड लॉस नहीं है, अनरियलाइज्ड लॉस आपके पेपर पे है। मतलब पेपर पे अगर आप देखोगे 5 लाख की चीज 4 लाख की है इस वक्त। तो सिमिलरली जो अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, जो उसने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था, तो जो सिक्योरिटीज है जिसमें उसने इन्वेस्ट किया था, उसमें इस वक्त उसको 131 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस है। रियलाइज्ड लॉस नहीं है, बट ऑन पेपर उसकी जो बैलेंस शीट के हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत बड़ा लॉस है। उम्मीद यही जता रहा है बैंक ऑफ अमेरिका कि आगे चल के वो इस लॉस को कवर कर लेंगे, बॉन्ड्स मार्केट रिकवर हो जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, जो वॉर्स की सिचुएशन बन रही है, उस हिसाब से लॉस रिकवर होगा कि नहीं होगा, आई रियली डोंट सी दैट। और अगर ऐसा होता तो बैंक ऑफ अमेरिका जैसे ऐसे कई बैंक्स हैं पूरी दुनिया में और अमेरिका में, जिनके इस वक्त जो अनरियलाइज्ड लॉसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। तो बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज ऑफ द करंट पास्ट में जो उन्होंने बॉन्ड मार्केट और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने यूएस ने इतनी तेजी से बढ़ाया, उसकी वजह से जो बॉन्ड मार्केट में जो सेलिंग है और जो इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से अनरियलाइज्ड लॉसेस भी बैंक्स के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, राइट?
एक तरफ लॉसेस बढ़ रहे हैं, एक ही बैंक का 131 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस है और दूसरी तरफ बाइडेन ये कह रहा है कि हम 100 बिलियन यूएस डॉलर की फॉरेन एड दे सकते हैं। कल की अगर आपने न्यूज़ सुनी हो, तो कल जो हमने कवर किया था कि जैनेट येलेन ये कह रही है कि हम 2 वॉर्स को अफोर्ड कर सकते हैं और यहाँ पे बाइडेन 100 बिलियन यूएस डॉलर का जो पैकेज जो है वो इज़राइल और यूक्रेन को दे रहा है। यहाँ पे यूएस की अगर आप देखें कि मनी प्रिंटर को ये ओन करते हैं और जो पूरी दुनिया की जो रिज़र्व करेंसी है डॉलर, उसके ओनर हैं। जब आप इतने बड़ी मशीनरी के ओनर होते हैं, तो आपको किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आपकी डायरेक्ट लड़ाई नहीं है यूक्रेन में, आपकी डायरेक्ट लड़ाई नहीं है इसराइल में या पैलेस्टाइन से। आप लेकिन क्योंकि प्रिंटर को ओन करते हैं, तो आप किसी की भी लड़ाई में आप शामिल हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास मनी प्रिंटर है, आप अपनी मसल पावर दिखाते हैं। कभी किसी को ओब्लाइज करने के लिए आप लड़ाई में घुस जाते हैं और कभी किसी को सीधा करने के लिए जो आपकी बात नहीं मान रहा होता, उसके लिए आप कूद जाते हैं। कूदना आपकी पुरानी आदत है, प्रिंटर आपके हाथ में है और यही प्रॉब्लम है फियाट स्टैंडर्ड की कि जिसके पास प्रिंटर, उसके पास ताकत और ताकत इस वक़्त अमेरिका के पास है। वो टर्म्स को डिक्टेट करता है और जो टर्म्स को डिक्टेट करता है, वो सही गलत को देखता ही नहीं है, ठीक है? उसका काम है मनी को प्रिंट करना, चाहे उसके खुद के देश में बैंक्स के बुरे हाल हो रहे हैं, चाहे वो डेट सीलिंग को क्रॉस कर रहे हैं, 34 ट्रिलियन यूएस डॉलर की डेट सीलिंग को क्रॉस कर दिया है। हर साल 6.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का डेट वो बढ़ रहा है। क्रेडिट कार्ड से लेके हर चीज़ के अगर आप एंगल पे देखो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट को आप देख लो, हर लेवल पे यूएस के अंदर इश्यूज़ हैं इकोनॉमी के, लेकिन क्योंकि प्रिंटर उसके पास है, तो वो किसी की परमिशन नहीं देखता, ना उसको चाहिए। तो ये एक बड़ी सिचुएशन है। अगर आप देखो तो यूएस के बाद हम चाइना में देखें तो वहाँ भी जो उनका एवरग्रांदे बैंकरप्ट हुआ, अब उनका जो दूसरा जो सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर रियल एस्टेट प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी है कंट्री गार्डन, उसके भी बैंकरप्ट होने की या डिफ़ॉल्ट होने की बातें सुनाई दे रही हैं। वॉर का इम्पैक्ट सब जगह है। अगर आप देखो तो आज सेंसेक्स भी 551 पॉइंट गिरा, 19,700 से नीचे गई निफ्टी और जो बैंक, पावर, फार्मा ये बढ़े, लेकिन जो बाकी आईटी सर्विसेज़ हैं और काफ़ी सेक्टर्स हैं, उन पे काफ़ी गिरावट देखने को मिली कुछ सेक्टर्स पे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर तेल महँगा होता है, तो तेल महँगा होने से कंपनीज़ की प्रॉफ़िटेबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ेगा और प्रॉफ़िटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा तो अर्निंग पर शेयर और शेयर वैल्यू पे भी फ़र्क पड़ता है। और कंपनीज़ कॉस्ट कटिंग की तरफ जा सकती हैं। अगर कॉस्ट कटिंग की तरफ जाती हैं और अगर जॉब लॉसेस होते हैं, तो जॉब लॉसेस की वजह से सेल्स पे भी फ़र्क पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर। ये हर चीज़ इंटरलिंक्ड होती है। तो इसलिए आप ये देख रहे हो कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी है। और इधर मलेशिया क्या कह रहा है? मलेशिया कह रहा है कि भई हमें गोल्ड के ऊपर हमें डॉलर के ऊपर से डिपेंडेंस को ख़त्म करना चाहिए। हम जो पुराने ज़माने में जो दिनार यूज़ होता था, हम उसको एज़ अ रिज़र्व करेंसी शुरू करना चाहते हैं। And Malaysia is planning to have gold dinar as a new reserve currency. They want to reduce the dependence on the यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो डॉलर है, उसके ऊपर से वो अपना डिपेंडेंस खत्म करना चाहते हैं। जब इतने सारे सिनेरियोज बन रहे होते हैं पूरी दुनिया में, तो जब भी अनसर्टेनिटी होती है, तो इस अनसर्टेनिटी में जो सबसे तेजी से जो चीज़ बढ़ती है, वो है गोल्ड और गोल्ड डेफिनिटली 1% का उसके अंदर स्पाइक आया है। गोल्ड भी तेजी से बढ़ रहा है और गोल्ड को माना यही जाता है कि हेज अगेंस्ट द अनसर्टेनिटीज़ के माना जाता है। एल सल्वाडोर के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि भाई जब से बिटकॉइन को अडॉप्ट किया है, जब से बिटकॉइन को लीगल टेंडर किया है, तब से उनकी जो टूरिज्म है और उनकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और जो एल सल्वाडोर को इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है और एक तरीके से एल सल्वाडोर का रीबर्थ हुआ है जब से उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर वहाँ पे किया है। लैरी फिंक का ये मानना है, जो ब्लैक रॉक के सीईओ हैं, इतनी बड़ी कंपनी के जो सीईओ हैं, इतने बड़े फंड के जो सीईओ, उनका ये मानना है कि जो क्रिप्टो है, राइट, वो उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो कोई जो र्यूमर हुई है, उस जो पीछे र्यूमर थी ईटीएफ की, उसकी वजह से नहीं है। ये बेसिकली जो जो इस टाइम इसराइल और हमास की जो लड़ाई चल रही है, उसके अंदर लोग क्वालिटी एसेट्स की तलाश में है एंड क्रिप्टो के अंदर उनका स्पेशली ये कहना है कि जो बिटकॉइन है वो ही हैज लेबल्ड इट एज अ क्वालिटी एसेट, राइट, जो कि हेज अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी है, राइट। सो ये लैरी फिंक का मानना है और एसईसी ने ये कहा है कि अब
और ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट की मॉनिटरिंग करेंगे, एग्ज़ामिनेशन करेंगे। इसमें चाहे जिसने आईसीओ किया है, चाहे जो जितने भी लोग या जितनी भी संस्थाएँ इसमें जोड़ी हैं, यहाँ तक कि मीडिया, उन सब की एक प्रॉपर ये एक इन्वेस्टिगेशंस करेंगे फ्यूचर में भी। और यहाँ पे जो हमास और इज़राइल की लड़ाई हो रही है, तो इसके अंदर कई जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो यूएस कांग्रेस है, उसके अंदर जो जज सीनेटर है एलिज़ाबेथ वारन, और उसका ये मानना है कि ये टेररिज्म की फाइनेंसिंग जो है वो क्रिप्टो के थ्रू होती है, तो क्रिप्टो को बैन करा जाए और इसको क्रिप्टो के थ्रू जो फंडिंग हो रही है, उसके ऊपर भी चेक रखा जाए, उसको देखा जाए, और क्रिप्टो के जो यूज़ है, सबसे बड़ा यूज़ होता है वो इसी टेररिज्म फाइनेंसिंग की वजह से होता है। और जबकि दूसरा ही आर्टिकल फोर्ब्स का ये कह रहा है कि हमास स्टिल स्ट्रगल्स टू यूज क्रिप्टो बट इज फंड रेजिंग इन अदर वेज। मतलब हमास क्रिप्टो के अंदर फंड रेजिंग को में स्ट्रगल कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो की खास बात ये होती है कि ओपन होता है, ट्रेल होती है, कहाँ से चला, कहाँ से गया, किसके वॉलेट से निकला, कहाँ पहुंचा, एक पूरा पब्लिक लेजर ओपन होता है, कोई भी वेरीफाई कर सकता है, कोई भी चेक कर सकता है, ओपन होता है। ये इस ओपननेस की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ट्रैक हुई, जिन्होंने हमस को पैसा दिया वो भी ट्रबल में आए, तो हमस ने उसको ड्रॉप कई जगहों पे ड्रॉप भी कर दिया। तो ये इस आर्टिकल के अंदर पूरा ये मेंशन्ड है कि क्रिप्टो इज़ नॉट अ फेवरेबल चॉइस, रादर दे आर फाइंडिंग अदर वेज़ जो फियाट के अंदर होता है। तो एक तरफ लॉ मेकर कह रहे हैं कि क्रिप्टो को बैन किया जाए कि इसका यूज़ क्रिप्टो के टेररिज्म में होता है, और वहीं फोर्ब्स का दूसरा आर्टिकल कह रहा है कि हमास इज स्ट्रगलिंग। सो यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं, राइट? तो ये थे आज के न्यूज़, और उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ पसंद आए होंगे। ऑन गोइंग जो सिचुएशन है उसको हमने कवर करने की कोशिश करी, और उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है उसको 10 मिनट 11 मिनट के अंदर बताने की कोशिश करी। कैसा लगा आपको आज का ये शो? प्लीज कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।